पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। चलो इसी के साथ हम भी एक ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों पे विचार करने जा रहे हैं जो टीचर्स एग्जाम में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान से संबंधित, और मनोविज्ञान के अंदर भी जो मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा जो टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। और अपना पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणों के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो देखिए यहाँ पे ये जो परिभाषा है ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी, पीटीआई ग्रेड सेकंड में भी, और थर्ड लेवल के एग्जाम 2015 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। ठीक है ना। तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है जॉनसन की। ठीक है ना। किसकी है? जॉनसन की है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके, हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? यानी कि ये 4 विधियां दी हुई है, इनमें से आपको पहचाननी है कि कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है। प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन, अभिप्रेरणा से है। ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन है रुचि उत्पन्न करना, ये तो प्रेरणा की विधि होती है ना, ये होती है। प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, ये भी बिल्कुल होता है। प्रशंसा करना, प्रशंसा करने से भी क्या होती है? रुचि बढ़ती है, अभिप्रेरित होता है बच्चा। ठीक है ना। तो ये भी होता है। व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार में परिवर्तन करना ये अधिगम कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, यानी कि ये अभिप्रेरणा नहीं होती है। तो अपना जो आंसर था इसमें क्या ढूंढना था अपने को? नहीं है ना। कौन सी विधि नहीं है? तो इनमें से ए रुचि उत्पन्न करना है, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना बिल्कुल मोटिवेशन का काम है, प्रशंसा करना, प्रशंसा करने से हम मोटिवेट होते हैं। तो ये तीनों विधियां तो अभिप्रेरणा की होती हैं। जबकि ये चौथा नंबर का जो पॉइंट है व्यवहार में परिवर्तन करना, ये अभिप्रेरणा की विधि नहीं होकर के क्या होता है? अधिगम होता है। ठीक है ना। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अभिप्रेरणा जो चक्र होता है उसकी शुरुआत आपको पता है कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है आवश्यकता से, और वो जब कंप्लीट हो जाता है तो वो किस पॉइंट पे जाके कंप्लीट होता है? वो कंप्लीट होता है उत्तेजना में कमी, यानी कि जब हमारे को उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी तो उत्तेजना में कमी आ जाएगी। तो ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ से आवश्यकता से जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो ही अपना आंसर होगा। तो देखिए इसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो आवश्यकता से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। वो एक जो चौथा ऑप्शन है वो भी आवश्यकता से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो देखते हैं हम इसमें से। तो फर्स्ट पॉइंट है आवश्यकता, आवश्यकता के बाद में प्रबल प्रेरणा, और प्रबल प्रेरणा उत्तेजना उसके बाद में, और जैसे ही हम उत्तेजित होंगे तो लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करेंगे, और लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने के बाद में हमारे को उपलब्धि मिलेगी, और उपलब्धि मिल जाने के बाद में जो मोटिवेशन है, जो उत्प्रेरित हुए थे, उस उत्प्रेरण में कमी आ जाएगी। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल इसका सही आंसर है। अच्छा, ये चौथा नंबर का आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें फर्स्ट नंबर तो आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता के बाद में लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार नहीं आता है, उससे पहले प्रबल प्रेरणा आती है। ठीक है ना। और प्रेरणा के बाद में उत्तेजना आती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये अभिप्रेरणा चक्र के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है सीखने के लिए आकलन। अब इन 4 पॉइंटों में से आपको सही, जो कि बहुत ही ज्यादा सही होता है, यानी कि उचित आंसर देना है। ठीक है ना। तो सीखने के लिए आकलन, आकलन आप जानते हो किसे कहते हैं? मूल्यांकन को कह सकते हैं। ठीक है ना। तो आकलन यानी मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है सीखने के अंदर? ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। सेकंड पॉइंट अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। थर्ड पॉइंट अलग
करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। तो देखिए इसके अंदर जो बी नंबर का पॉइंट है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ये आकलन का सबसे बेस्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, ये आकलन का हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक तरीके से ये नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि आकलन हम किस लिए करते हैं कि बच्चा उत्प्रेरित हो ये जान करके कि हमने कहां तक उद्देश्य को प्राप्त किया है, ग्रेड देने के लिए नहीं, ठीक है ना। किसी भी रैंक देने के लिए नहीं कर सकते, तो ये सी नंबर का पॉइंट भी गलत हो जाएगा। और अब बचा ए और बी, जिनमें से आपको सबसे ज्यादा अच्छा आंसर देना है तो वो होगा आपका बी नंबर का आंसर सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ए से बेस्ट बी आंसर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सीखने के लिए आकलन क्या करता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ये इसका सही आंसर है और ये क्वेश्चन 2014 सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। तो देखिए इसमें 4 पॉइंट लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि मोटिवेशन के साथ में अंतः बदलाव के साथ में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। पुरस्कार, संवेग, उत्प्रेरणा या फिर आवश्यकता। तो देखिए आप, क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो मोटिवेशन साइकिल होता है, अभिप्रेरणा चक्र होता है, उसकी शुरुआत ही कहां से होती है, आवश्यकता से होती है। इसका मतलब ये डायरेक्टली इस अभिप्रेरणा से कनेक्टेड है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आवश्यकता होगा, ठीक है ना। यानी कि नंबर सी वाला इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कौन सा होता है, किस प्रकार से हम अभिप्रेरणा को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए इसमें स्वाभाविक और कृत्रिम ये तो नहीं होता है। सेकंड नंबर, बी नंबर, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, मोटिवेशन ऐसा भी नहीं होता है कि कम महत्वपूर्ण अधिक महत्वपूर्ण। जन्मजात तथा अर्जित, बिल्कुल ये होता है जन्मजात और अर्जित, यानी कि सी नंबर का पॉइंट अपना सही आंसर होगा इसका। अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन ये भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये नहीं होते हैं और ये होता है सी वाला। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि टेट, हरियाणा की टेट के अंदर और 2014 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना चाहिए अभिप्रेरणा के लिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट, गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, गला काट प्रतियोगिता यानी कि देखिए पहला ही पॉइंट आ रहा है इसमें, गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना, अरे भाई हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और मोटिवेट विकसित करने के लिए अगर अप्राप्य लक्ष्य रखेंगे, यानी ऐसा लक्ष्य जो प्राप्ति नहीं हो सकता है, अप्राप्य लक्ष्य रखेंगे तो बच्चे कहां से मोटिवेट होंगे, यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन, नई तकनीक एवं नई विधियों का प्रयोग करना, बिल्कुल बच्चों के अंदर मोटिवेशन जागृत करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, नई नई तकनीक और नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सी आंसर इसमें एकदम राइट होगा। डी आंसर को भी देख लेते हैं, उनके आकांक्षा स्तर को घटाना, बच्चों के आकांक्षा के स्तर को घटाएंगे तो वो बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये मोटिवेशन का कोई तरीका नहीं है, तो इसमें सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। अभिप्रेरणा मोटिवेशन से रिलेटेड जो मांग सिद्धांत है वो मैस्लो नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, मास्लो या फिर इनको मैस्लो कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि 3rd ग्रेड में 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और प्रक्षेपण विधि द्वारा चेतन मन का अध्ययन किया जाता है क्या, नहीं किया जाता है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन, अचेतन अभिप्रेरणा का यानी अचेतन मन का इससे अध्ययन किया जाता है, तो ये बिल्कुल बी पॉइंट सही होगा। इससे पहले हम देख लेते हैं सी नंबर का पॉइंट, बुद्धि का। अब बुद्धि का, सृजनात्मकता का और अचेतन मन का, इन तीनों में से आपको बेस्ट आंसर देना है, तो बेस्ट आंसर इसका क्या होगा, प्रक्षेपण विधि से हम अचेतन मन का अध्ययन कर सकते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये डी और सी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है,
यानी कि जो मोटिवेशनल जो थ्योरी होती है, अभिप्रेरणात्मक जो सिद्धांत होते हैं, उनका प्रयोग कब किया जा सकता है या किस लिए किया जा सकता है। तो देखिए इसके अंदर पहला, उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु, उच्च स्तरीय स्पर्शदा टालने हेतु। देखो ये बी वाला पॉइंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि उच्च स्तरीय स्पर्शदा को टालने हेतु हम मोटिवेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। स्पर्शदा में भाग लेने के लिए, कंपटीशन में भाग लेने के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन इसलिए नहीं करते हैं कि स्पर्शदा में भाग मत लो, स्पर्शदा को टाल दो, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तनाव कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए भी कोई मोटिवेशन नहीं होता है। उपयुक्त सभी, जब दो गलत हो गए तो उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल का सही आंसर होगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको देखिए और इसमें आपको सोचना पड़ेगा, सोचने की आवश्यकता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। बिल्कुल इसके अंदर अभिप्रेरणा है। और अभिप्रेरणा क्यों है? देखिए अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है कि बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो उसको रुचि लेकर के करे, इंटरेस्ट के साथ करे, यानी कि उसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा वो। तो देखिए पहले कृष्णा नृत्य करती थी, वो मोटिवेट होकर के क्या कर रही है, 1 घंटे से बढ़ा करके उसने अपना कार्य क्या कर दिया, 2 घंटे कर दिया। इसका मतलब वो बिल्कुल मोटिवेट हो रही है। बी नंबर का पॉइंट देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। अब इस पॉइंट को हम क्लियर करने से पहले अगले नंबर के जो सी और डी पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। जगत ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। देखो मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा की रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी, इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है। और डी नंबर का ऑप्शन है, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रवृत्तियों के अंदर वो सह संबंध स्थापित करने में की प्रगति कर रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है इंटरेस्ट के साथ में। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो आपको क्या ढूंढना था इसके अंदर ढूंढना था अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, नहीं है ढूंढना था। इसका मतलब देखिए, देखो इन तीनों पॉइंट्स के अंदर ए, सी और डी के अंदर आपको अभिप्रेरणा मिल रही है, अभिप्रेरित होकर के काम कर रहे हैं, यानी किसी में घंटे बढ़ रहे हैं, किसी में रुचि के साथ में कर रहा है, तो किसी में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति हो रही है, यानी बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ तीनों पॉइंटों में क्या हो रही है, रुचि बढ़ रही है, उसकी कार्य बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट का परिणाम है, अभिप्रेरणा का परिणाम है। जबकि ये बी नंबर का जो पॉइंट है, इसके अंदर देखिए वो जो स्टुअर्ट मिल है वो 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर देता है। ये किसी काम को आरंभ कर रहा है, आरंभ करने के बाद में यदि इसमें रुचि उत्पन्न होती है, ये काम को लगातार जारी रखता है या आगे अधिक समय तक इसको डेली पढ़ता है, तो हम मानेंगे कि अभिप्रेरणा है। केवल स्टार्ट करना अभिप्रेरणा नहीं है, ठीक है ना। तो आरंभ कर देना क्या होता है, मोटिवेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल इसका अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं होगा, इसका सही आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, एक प्रतिक्रिया का नियम निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। और ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड टीचर 2013 में आया हुआ है। तो देखिए आपको पहचाना इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो देखिए इसमें फर्स्ट नियम है अभ्यास का नियम, बिल्कुल सीखने का नियम है, आपने पढ़ा होगा, थॉर्नडाइक का नियम है ये, बिल्कुल अभ्यास का नियम दिया है इन्होंने। तैयारी का नियम, जिसको हम तत्परता का नियम भी कह सकते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन अभिप्रेरणा का नियम, देखो भाई हमारे को क्या पता करना है, सीखने का नियम नहीं है ना। तो देखो ए वाला बिल्कुल है, तैयारी का नियम बी वाला भी है, अभिप्रेरणा का नियम, अभिप्रेरणा का नियम सीखने का नियम नहीं है, ये किसका है, अभिप्रेरणा का नियम है, ये मोटिवेशन का है, रुचि बढ़ाने का नियम है, ठीक है ना, सीखने का नियम नहीं है। प्रभाव का नियम भी बिल्कुल सीखने का है, जो कि तीनों नियम है किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे, ए, बी और डी वाला। तो और अभिप्रेरणा का जो नियम है वो सीखने का नियम नहीं है, मोटिवेशनल का नियम है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होगा जो अभिप्रेरणा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात जिसको हम आंतरिक भी कह सकते हैं, और एक अर्जित। तो देखिए जो भूख होती है वो जन्मजात होती है, प्यास होती है वो जन्मजात होती है, और यौन या काम जो होता है वो भी जन्मजात होता है। आपको पूछा है कौन सा जन्मजात नहीं है, यानी कि उपलब्धि की जो आवश्यकता है वो जन्मजात नहीं होती है, ये जन्मजात नहीं है, ये अर्जित अभिप्रेरणा है। कौन सी अभिप्रेरणा है, ये अर्जित अभिप्रेरणा है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा,
सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बाकी के जो 3 है, भूख, प्यास और यौन, ये तो क्या है, जन्म से ही किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली अभिप्रेरणा है, जबकि उपलब्धि की आवश्यकता क्या होती है, अर्जित अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। अब देखो, आपने इस क्वेश्चन से पहले ये पढ़ा हुआ है कि अभिप्रेरणा जो चक्र है वो आवश्यकता से चलता है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो आवश्यकता से स्टार्ट होता है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन है ए और बी, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि ये प्रोत्साहन से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि सी ऑप्शन आवश्यकता से और डी ऑप्शन भी आवश्यकता से स्टार्ट हो रहा है। तो वो देखिए, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा आपका। सी ऑप्शन है आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। बिल्कुल ये तीनों एक क्रम में लिखे हुए हैं, क्योंकि पहले आवश्यकता होती है, आवश्यकता के बाद में एक प्रणोद उत्पन्न होता है। प्रणोद या अंतर्नोद कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, चालक या ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ड्राइव होता है ये हमारे को मोटिवेट करके हमारे को लक्ष्य तक पहुंचाता है, ठीक है ना, और फिर बाद में जब लक्ष्य मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रोत्साहन मिलता है हमारे को, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट होगा। डी ऑप्शन गलत इसलिए हो गया क्योंकि पहले प्रणोद उत्पन्न होता है, ठीक है ना, प्रोत्साहन बाद में होता है, तो ये डी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है, यानी कि हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है, लेकिन वो कहाँ की हड्डियों में होती है। ऑप्शन से आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन, आपको उचित ऑप्शन आपको चुनना है। तो देखिए, इसके अंदर भुजाओं और टांगों की, ये जो दोनों भुजाओं और दोनों टांगे हैं, इनकी हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है, किसमें, किशोरावस्था के अंदर, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसमें एकदम राइट होगा। तो हम कहते हैं ना कि लंबाई जो बढ़ती है वो 18 वर्ष की उम्र तक, यानी किशोरावस्था तक बढ़ती है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, और जब भी आपको मूल प्रवृत्तियों का नाम सुनाई दे, नाम दिखाई दे, तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में कौन जाने जाते हैं, मैकडूगल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल अच्छा सही आंसर होगा कि मैकडूगल ने ही ये परिभाषा दी थी, क्योंकि मैकडूगल ने ही मूल प्रवृत्तियों के बारे में अधिक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। देखिए, क्वेश्चन वापस रिपीट जैसा सा हो गया है, यानी कि इससे पहले मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बिहार टेट फर्स्ट लेवल में 2011 के अंदर। तो आपको बताना है जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा प्रेरक नहीं है जन्मजात। देखिए, भूख जन्मजात होता है, भूख तो होता है, प्यास होती है, नींद भी जन्मजात होता है, लेकिन जो आदत होती है वो आदत जन्मजात नहीं होकर के क्या होती है, अर्जित होती है, ठीक है ना। तो ये आदत जन्मजात नहीं होती है, तो आपको यही ढूंढना था कि कौन सा जन्मजात नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिक्त स्थान को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किस प्रकार के व्यवहार को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है इसके अंदर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को। बी ऑप्शन कक्षा में एकदम खामोशी। देखिए, कक्षा में एकदम खामोशी रहेगी, सब बच्चे चुपचाप बैठे रहेंगे, तो हम नहीं कह सकते कि अपना शिक्षण क्या हो रहा है, अभिप्रेरित है, मोटिवेशनल है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि कक्षा में चहल पहल होना चाहिए, तभी तो अभिप्रेरण कह सकते हैं। हम एकदम सब चुपचाप बैठे रहेंगे, टीचर पढ़ाता रहेगा, तो उसको हम मोटिवेशनल नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अब देखो, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति हो और वो केवल ऐसे ही बैठे रहे मौन, तो भी हम इसको मोटिवेशनल नहीं कह सकते, तो ये ऑप्शन भी एकदम उचित नहीं है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। देखो, उपचारात्मक कार्य करने का मतलब ये होता है कि जो बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, जहां बच्चे सीख नहीं पाते हैं, उनको सिखाने के लिए जो टीचिंग की जाती है उसको रिमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक कार्य किया जाता है। तो ये अभिप्रेरणा से इसका कोई ज्यादा संबंध नहीं है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, क्योंकि क्लास के अंदर जितने बच्चे अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे तो ये किसका संकेत है, अभिप्रेरित होने का, यानी कि बच्चों के अंदर रुचि बढ़ रही है, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, बच्चों में ऐसी अभिप्रेरणा जग गई है पढ़ने के प्रति कि वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा किन लोगों ने काम किया, यानी कि उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया, ये आपको बताना है। देखो, अभिप्रेरणा और यहाँ पे अभिप्रेरणा का टाइप आया है
कौन सा टाइप आया है ये? उपलब्धि अभिप्रेरणा, ठीक है ना। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में किन लोगों ने काम किया ये आपको पता होना चाहिए। और ये किया था ऑप्शन नंबर बी, मैक्विलैंड एंड एटकिंसन ने। किसने किया था? मैक्विलैंड एंड एटकिंसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो उपलब्धि अभिप्रेरणा जो अभी पिछले 19 नंबर के क्वेश्चन में था, तो उसमें उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा है और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल सही है। जो उपलब्धि अभिप्रेरक होते हैं वो जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये भी। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। यानी कि व्यक्तियों के मध्य अगर प्रतियोगिता हो रही है तो क्योंकि व्यक्ति समाज के अंदर रहते थे, सामाजिक अभिप्रेरक उसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। यानी कि इसमें 3 ऊपर वाले सही है, चौथा नंबर दे रखा है कि उपयुक्त सभी सही है, तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही है। और ये आज के 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। देखो आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक शेयर करने से क्या होगा, मेरा मोटिवेशन होगा, यानी कि मैं अभी प्रेरित होऊंगा और आपको अच्छे से इस प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करा सकूंगा। तो थैंक यू, और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके।